मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज़ द वैक्सीनेशन एंड द इम्यूनाइजेशन। बच्चे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता भी दिया था, आज डिटेल में है। तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले कि देखो, एक साइड ले लो हम लोग वैक्सीनेशन एंड देन इम्यूनाइजेशन। तो मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया था, उसी आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, तो मैंने क्या बताया था कि जब हमारी बॉडी को खुद से मेहनत करनी पड़ती है, मान लो अगर कोई पैथोजन आपकी बॉडी में अंदर एंटर कर गया, तो हमारी बॉडी ने जब खुद से मेहनत करी, मतलब खुद से एंटीबॉडी को प्रिपेयर किया, देन इट इज़ कॉल्ड द वैक्सीनेशन। ठीक है, इसका मतलब वैक्सीनेशन किसका एग्जाम्पल हो गया? आपका एक्टिव इम्यूनिटी का। वहीं इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, जब बनी बनाई एंटीबॉडी आपकी बॉडी में बाहर से डाली जाती है, मतलब रेडीमेड, है ना, रेडीमेड एंटीबॉडी को जब डाला जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड द इम्यूनाइजेशन। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था कि मानो आप घर में हो, आपने मम्मी से बोला कि हमें आज कुछ स्पेशल खाना है, तो क्या हुआ, जब मम्मी ने खुद से घर में मानो छोले भटूरे बनाए, है ना, या पूरी बनाई, कुछ भी बनाया, मम्मी ने जब खुद से बनाया, देन इट इज़ कॉल्ड द वैक्सीनेशन। लेकिन मम्मी ने भी क्या करा, चलो भाई ठीक है, खाना है आप सब लोगों को, तो जोमेटो से ऑर्डर कर दिया, स्विगी से मंगा लिया, बना बनाया मंगवा लिया, देन इट इज़ कॉल्ड द इम्यूनाइजेशन। तो यही चीज़ हमारी बॉडी में होती है। तो जब हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाती है, देन दैट प्रोसेस इज़ नोन एज द वैक्सीनेशन। लेकिन जब हमारी बॉडी में बाहर से कोई एंटीबॉडी रेडीमेड बनाई हुई डाली जा रही है, देन इट इज़ कॉल्ड द इम्यूनाइजेशन। तो ये एग्जाम्पल हो गया एक्टिव इम्यूनिटी का, ये एग्जाम्पल हो गया किसका? पैसिव इम्यूनिटी का। ठीक है, तो ये इम्यूनाइजेशन तो मैंने कल पूरा एक डिटेल में बता दिया था। अब वैक्सीनेशन हम आज डिटेल में करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं इसके लिए। तो देखो, वैक्सीनेशन में यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पे वैक्सीनेशन को अब हम लोग डिटेल में कर लेते हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, अब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की। इसमें हम लोग क्या करते हैं वैक्सीनेशन में, आपको भी मालूम है कि जो वैक्सीन हमारी बॉडी में डाली जाती है, अब फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसे कि अभी क्या किया जाता है, जब भी कोई वैक्सीन अभी सबको लगाई जा रही है कोरोना के लिए भी, तो देखो आप लोगों ने इससे पहले भी सुना होगा वैक्सीन का, जैसे पोलियो वगैरह की भी वैक्सीन होती है। तो कभी सोच के देखा है कि उस वैक्सीन में ऐसा होता क्या जो हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? जैसे पोलियो भी कैसे होता है, वायरस से होता है, हेपेटाइटिस के भी वैक्सीन लगते हैं। तो इन वैक्सीन में क्या होता है, जो भी पैथोजन, मतलब कैसी बनाई जाती है, इसमें क्या होता है, जो भी पैथोजन डाला जाता है बच्चे, वो थोड़ा सा कैसा होता है, वो पैथोजन कैसा है, बॉडी के अंदर जो डाला जा रहा है वो कम ताकत का होगा। मतलब कैसा होगा, कई वो अलग अलग तरीके से डाला जाता है। तो वो जो भी पैथोजन आपकी बॉडी में डाला जा रहा है, या तो उसको हीट किल किया होगा, मतलब जितनी उसकी पावर है उस पावर को कम करके आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया गया। तो देखो, वो डाला तो आपकी बॉडी में पैथोजन ही डाला जा रहा है, चाहे वो वायरस हो चाहे वो बैक्टीरिया हो, ठीक है, डाला वो पैथोजन ही जा रहा है, लेकिन उसकी पावर से कम करके डाला जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है उस वैक्सीन में? क्योंकि जब वो चीज़ आपकी बॉडी में जाएगी, तो देखो, जब भी हम लोगों को ये वैक्सीन वगैरह लगती है, आप लोगों ने देखा होगा फीवर आता है ना, तो फीवर मैंने क्या बताया, ये भी बॉडी का एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है, आना जरूरी है। तो जब भी कोई पैथोजन आया, चाहे वो अपनी कम पावरफुल फॉर्म में आया, पर आया तो सही, तो बॉडी उसके लिए क्या करेगी, फटाफट, बॉडी के लिए तो कोई नई चीज़ आई है, बॉडी ने क्या किया, उसके लिए फटाफट से एंटीबॉडी बनाना शुरू किया। जब तक वो बना रही है तब तक हमें फीवर आता है, क्योंकि वो डिफेंस मैकेनिज्म है ना। फिर मानो नेक्स्ट टाइम सच में उसका कोई वायरस, मतलब उस बीमारी से रिलेटेड कोई पैथोजन आपकी बॉडी में अंदर एंटर किया, तो आपकी बॉडी में तो पहले से एंटीबॉडी बनी हुई है, तब हम फाइट कर जाते हैं। यही वैक्सीन का पर्पज होता है। अब जैसे मान के चलो, अभी हमें वैक्सीन लगाई जा रही है कोविड की भी, ठीक है, तो हम लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है, हम बोलते हैं हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। वो क्या, यही तो इम्यूनिटी, तो यही तो स्ट्रांग किया जा रहा है कि उस पैथोजन को, वायरस को हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया गया, पर मतलब उसकी, मतलब स्मॉल फॉर्म में। तो जब भी हमारी बॉडी, तो बॉडी के लिए तो नया हुआ, हमारी बॉडी ने उसके लिए एंटीबॉडी बनाया। अब मान लो वास्तव में कोरोना का वायरस अगर हमारी बॉडी पर अटैक कर रहा है, तो हमारी बॉडी ने तो पहले से एंटीबॉडी बना रखी है, तो हमारे ऊपर वो उतना असर नहीं होगा, क्योंकि होएगा हमारी बॉडी में फटाफट जो एंटीबॉडी बनी है वो उससे फाइट कर जाएंगी। आगे इतनी बात समझ में? तो ये पर्पज़ होता है किसका, वैक्सीन का होता है। ठीक है, ठीक है, तो देखो, अब मतलब वैक्सीनेशन है, तो वैक्सीनेशन है तो इसका मतलब सीधी सी बात है, बॉडी को मेहनत करनी पड़ रही है यहाँ पर, मतलब बॉडी को यहाँ पर क्या करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? सबसे पहली बात तो एक्टिव इम्यूनिटी का, एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हो गया। चलो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, बॉडी को
क्या करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है। मेहनत इन द सेंस बॉडी को क्या बनानी पड़ रही है, एंटीबॉडी बनानी पड़ रही है। ठीक है, तो देखो अब हमारी बॉडी में जो बच्चे ये वैक्सीन डाली जाती हैं ये 3 तरीके की होती हैं। ठीक है, 3 तरीके की होती हैं जो ये वैक्सीन होती हैं। ठीक है, 3 तरीके की है जो डाली जाती है। वो कौन कौन सी होती है, एक हो गई फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, दूसरी क्या होती है, एक होगी फर्स्ट जनरेशन, दूसरी क्या होएगी सेकंड जनरेशन वैक्सीन, तीसरी क्या होएगी थर्ड जनरेशन वैक्सीन। ठीक है, अब वो कैसे कैसे डाली जा रही है, जैसे अभी मैं बोल रही थी ना, अब देखो वो हम अब पढ़ते हैं हम लोग कि वो क्या चीज़ में डाली जा रही है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन का मतलब क्या है, पहली फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन। मतलब कि अब ये होल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि होल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि मानो पूरा का पूरा बैक्टीरिया ही डाल दिया जाए बॉडी के अंदर, है ना, वैक्सीन की फॉर्म में। मानो हमें बैक्टीरिया से, अब मानो कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर डाला गया तो हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी तो बनाएगी। तो पहली जनरेशन वैक्सीन में किया जाए, अलग अलग तरीके की वैक्सीन होती है, वो मैं आपको यहाँ डिटेल में बता रही हूँ। तो पहला क्या बताया मैंने आपको, मानो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डाल दिया गया। अब आप कहोगे मैडम पूरा का पूरा डाल दिया तो बीमारी हमें वैसे हो जाएगी, पर नहीं, वो उसकी पूरी एक्टिव फॉर्म में नहीं, वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में डाले जाते हैं। मतलब बॉडी में थोड़ा अधमरा करके, थोड़ा सा हीट किल्ड करके, उसको इनएक्टिवेट करके, मार करके हमारी बॉडी में डाला जाता है। पर भले वो इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी में आया, पर बॉडी के लिए तो नया ही था, तो बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगी कि नहीं बनाएगी, तो वो डिपेंड करता है कि वो क्या बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो होल ऑर्गेनिज्म मैंने क्या बताया, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही डाल दिया गया, है ना, बॉडी के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखो अब ये मैंने क्या बोला, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म मतलब पूरा का पूरा पैथोजन डाल दिया गया बॉडी के अंदर ही। अब वो पूरा का पूरा किस फॉर्म में डाला गया, या तो उसको थोड़ा अधमरा करके, मतलब पूरी मानो 100% एक्टिव है तो उसको ये कर दो 50% एक्टिव रहेगा वो, है ना, अधमरा कर दो, मतलब जिंदा तो है लेकिन कमज़ोर हो चुका है वो, इस तरीके का पैथोजन बॉडी के अंदर डाल दिया जाए तो हम उसको बोलते हैं अटेनवेटेड। क्या बोलते हैं हम उसको, अटेनवेटेड। अटेनवेटेड का मतलब क्या होता है, अधमरा, मतलब उसको, मतलब जिंदा तो है लेकिन बहुत वीक हो चुका है, इस तरीके का पैथोजन हमारी बॉडी में डाला जाएगा। या फिर क्या किया जाएगा बच्चे, या बिल्कुल हीट किल्ड करके मार दो, इसको बोलते हैं हीट किल्ड ऑर्गेनिज्म। इनएक्टिवेट मतलब पूरे तरीके से उसको थोड़ा सा गर्म करके इनएक्टिवेट कर दो, मतलब बिल्कुल इनएक्टिव फॉर्म में उसको अपनी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं किल्ड ऑर्गेनिज्म या इनएक्टिवेटेड। जब अधमरा होता है तो उसको बोलते हैं अटेनवेटेड। और है क्या, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है। जब पूरे के पूरे पैथोजन को आपकी बॉडी में अधमरा करके डाला जाता है, मतलब वीक डाला जाता है, तो उसको बोलते हैं अटेनवेटेड। ठीक है, हीट किल करके डाला जा रहा है उसको, गर्म करके, मतलब, है ना, मतलब इनएक्टिव करके, एक्टिव फॉर्म में नहीं, देन इसको बोलते हैं किल्ड ऑर्गेनिज्म और इनएक्टिवेटेड। इतनी बात क्लियर हुई, पहली जनरेशन में क्या क्या किया जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, अब इसको पढ़ भी लेते हैं जो मैंने पढ़ाया। वैन द ऑर्गेनिज्म इज लिविंग, कि जो भी पैथोजन आपकी बॉडी में डाला जा रहा है वो लिविंग तो है बट वीकेंड, मतलब जिंदा डाला जा रहा है लेकिन बहुत कमज़ोर डाला जा रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई है। ठीक है, डाला तो जा रहा है पर बहुत कमज़ोर फॉर्म में वो डाला जा रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखो इस तरीके की वैक्सीन कौन सी लगाई जाती है, हमें बीसीजी की वैक्सीन लगाई जाती है। बीसीजी की वैक्सीन किसके लिए लगाई जाती है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ठीक है, हमें ये सब वैक्सीन लगी हुई है, हम सबको लगी हुई है बच्चे, आई होप आप लोगों को भी सबको लगी हुई हो। ये सब हम जब छोटे होते हैं तभी लगा दी जाती है। तो देखो ये बीसीजी, तो जो हम लोग बोलते हैं कि हमने बीसीजी का टीका लगवाया, है ना, ये वैक्सीन लगवाई, तो वो यही तो होती है। तो बीसीजी की वैक्सीन किसके लिए होती है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो ट्यूबरकुलोसिस मतलब जो टीबी है वो किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। तो ये इसका वैक्सीन हमें लगाई गई है, दैट मीन्स वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में पहले डाला जा चुका है, पर वो कैसे डाला गया है, बहुत वीक फॉर्म में डाला गया है, अधमरा डाला गया है। क्लियर। दूसरा इसी के अंदर मतलब अधमरे वाले में कौन सा आता है, पोलियो, जो भी मैं बता रही थी। इसी तरीके से हमें पोलियो की वैक्सीन दी जाती है। अब आप कहोगे मैडम पोलियो, वो हमेशा पढ़ा होगा ना, 2 बूंद जिंदगी की, बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है। तो वो जो ड्रॉप, देखो जो वैक्सीन है वो 2 फॉर्म में ली जाती है, या तो इंजेक्शन की फॉर्म में या ओरल क्या लेते हैं हम लोग, पोलियो की ड्रॉप लेते हैं। तो वो जो पोलियो की ड्रॉप होती है उसमें वो पैथोजन ही होता है, वायरस ही होता है। पोलियो कैसे होता है, वायरस से। टीबी किससे होती है, बैक्टीरिया से। तो वायरस से होता है, तो वो वायरस डाला गया है आपकी बॉडी में, बट बहुत वीक फॉर्म में डाला गया था।
ठीक है। तो वो बार बार डाला जाता है, बार बार डाला जाता है। तो मान लो जो 2-2 बूंद ड्रॉप पिलाई जाती है, तो 3-3 महीने में, 4-4 महीने में, है ना। तो मान लो अब रियल में कभी पोलियो का वायरस अटैक करेगा तो हमारी बॉडी तो बिल्कुल प्रिपेयर है, तो वो अटैक ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो होते हैं अटेनुएटेड। अब समझ में आया इनका मीनिंग क्या है। तो जो पोलियो की वैक्सीन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेबिन वैक्सीन। क्या बोलते हैं, सेबिन। नाम अच्छे से देख लेना, सेबिन। तो सेबिन वैक्सीन किसके लिए यूज है, पोलियो के लिए। और बीसीजी किसके लिए है, टीबी के लिए। क्लियर। चलो अब हम जहाँ पर हमने बिल्कुल ही जो ऑर्गेनिज्म डाला है उसको मार के डाला है बॉडी के अंदर, भले मार के डाला है पर बॉडी में तो आया है, तो उसके लिए भी एंटीबॉडी बनाई जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर व्हेन द डेड ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर वैक्सीन। ठीक है, तो देखो इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड, रेबीज़, ये सब जब हमें बीमारियां होती हैं इनसे बचने के लिए हमें ये वाली वैक्सीन लगाई जाती है, हीट किल्ड फॉर्म वाली। कौन कौन सी, कोलेरा, टाइफाइड, है ना, रेबीज़, और एक और पोलियो का, एक जैसे पोलियो के भी वायरस अलग अलग तरीके के होते हैं। एक है आपका सॉक वैक्सीन, है ना, ये डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके का वायरस है, तो हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं हर फॉर्म में। तो एक होती है सॉक वैक्सीन, ये है सेबिन वैक्सीन, ये भी याद रखना। सेबिन वाली कैसी है, जो बहुत वीक है, अधमरी है, और यहाँ पूरे तरीके से इनएक्टिव फॉर्म वाली डाली जाती है, वो होती है सॉक वैक्सीन। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन समझ में आई, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, पर उस ऑर्गेनिज्म को एक जगह तो हम कमज़ोर करके यूज कर रहे हैं, एक जगह पूरे तरीके से इनएक्टिव करके यूज कर रहे हैं। क्लियर हुआ। अब देखो सेकंड जनरेशन वैक्सीन। ठीक है, अब देखो क्या है सेकंड जनरेशन वैक्सीन। सेकंड जनरेशन वैक्सीन को हम लोग क्या बोलते हैं, सब यूनिट वैक्सीन भी बोलते हैं, है ना, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब यूनिट वैक्सीन भी बोलते हैं। सेकंड जनरेशन वाली को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड जनरेशन वैक्सीन का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब यूनिट वैक्सीन। अब इसका मतलब क्या है, सब यूनिट का मतलब क्या है, यहाँ हमें बैक्टीरिया से कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमें यहाँ बैक्टीरिया से कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पर हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। मतलब तो कहोगे मैडम फिर क्या है, हमें क्या है उसके, देखो हमें कोई भी पैथोजन आ जाए, चाहे हमारी बॉडी में वायरस आ जाए, चाहे हमारी बॉडी में बैक्टीरिया आ जाए, सेकंड जनरेशन वाले में ध्यान से सुनना, हमें इन सब से मतलब नहीं होता, जो हम वैक्सीन बनाते हैं इसके लिए। तो कहोगे मैडम फिर किससे मतलब है, बैक्टीरिया जिस टॉक्सिन को रिलीज करता है, वायरस जिस टॉक्सिन को, जहर को रिलीज कर रहा है, अब हमें उससे मतलब है, तो उनका यूज करके हम लोग वैक्सीन बनाते हैं। मतलब बैक्टीरिया है, वो आपकी बॉडी में एंटर करने के बाद अपने जहर को ही तो छोड़ते ही हैं, सब टॉक्सिन को ही तो छोड़ते हैं। चाहे वायरस है ये भी अपने टॉक्सिन को छोड़ेगा। तो यहाँ पर हमें इन पैथोजन के टॉक्सिन को यूज़ करना है और उसका यूज करके हमें वैक्सीन बनानी है, तो उसको बोलते हैं सेकंड जनरेशन वैक्सीन। इसीलिए इसको बोलते हैं सब यूनिट। उनके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है। तो इस तरीके की वैक्सीन कौन कौन सी बनाई जाती है आपकी, तो वो कौन कौन सी बनाई जा रही होती है आपकी, तो वो बनाई जा रही होती है आपकी टेटनस की। टेटनस का इंजेक्शन लगता है ना, टेटनस हम लोग लगवा लेते हैं, 6 महीने काम करता है इसका जो इंजेक्शन है। तो वो हो गया टेटनस, डिप्थीरिया, है ना, टॉक्सॉइड, तो इसको बोलते हैं टॉक्सॉइड ऑफ टेटनस भी बोलते हैं, इसका पूरा नाम लिख लेना। तो टॉक्सॉइड ऑफ टेटनस, डिप्थीरिया हो गया, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, है ना। जो ये देखो अब ये कैसे बनाई जा रही है, देखो टेटनस वाले को तो हमने पूरा नाम क्या लिया, टॉक्सोइड ऑफ टेटनस, डिप्थीरिया, है ना। इन सब के लिए यही एक टेटनस का इंजेक्शन लग जाता है। जो टेटनस का एक इंजेक्शन लगता है ना, वो हमें बच्चे 3 बीमारियों में बचा रहा होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। और एक हमने हेपेटाइटिस बी के लिए बनाया, जो वैक्सीन बनाया वो हमने किसको यूज़ करके बनाया हुआ होता है, ईस्ट को, ठीक है। हम वैक्सीन बना कहाँ से रहे होते हैं, या तो बैक्टीरिया से बना रहे होते हैं, या वायरस से बना रहे होते हैं, या फिर हम किससे बना रहे हैं, ईस्ट वगैरह से यूज़ करके बना रहे होते हैं। इन्हीं सब से तो यूज़ करके बना रहे होते हैं। तो याद रखना, टेटनस की होगी, डिप्थीरिया की होगी, हेपेटाइटिस की होगी, जहाँ हम पैथोजन के टॉक्सिन को यूज़ करके वैक्सीन बना रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन बोलते हैं। ये याद रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका, थर्ड जनरेशन वैक्सीन आता है। देखो थर्ड जनरेशन वैक्सीन कौन सी होती है, जहाँ पर ये वैक्सीन क्या है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन का मतलब क्या है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, अभी आपका आगे चैप्टर आएगा बायोटेक्नोलॉजी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, पूरा एक टॉपिक है, वो हम अपने बायोटेक चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उस टेक्नोलॉजी का मदद करके, यूज़ करके हम लोग,
है ना, हम वैक्सीन बनाते हैं। और वहाँ पर भी हम लोग कौन सी वैक्सीन, तो देखो आपने पढ़ा होगा हेपेटाइटिस भी काफ़ी तरीके का होता है, हेपेटाइटिस बी भी काफ़ी तरीके का होता है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे जो यहाँ हम किसकी मदद लेते हैं, बायोटेक की मदद लेते हैं। थर्ड जनरेशन में बायोटेक्नोलॉजी का मदद लेकर के, बायोटेक में इस टेक का रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम यहाँ पर वैक्सीन बनाते हैं। और वो वैक्सीन किसके लिए बनाते हैं, हर्पीज़ के लिए, है ना, हर्पीज़ के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए भी, और जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है उनके लिए जो वैक्सीन बनाई जाती है वो बायोटेक की मदद से बनाई जाती है, और वो थर्ड जनरेशन की वैक्सीन होती हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। वो कैसी होती है, थर्ड जनरेशन की वैक्सीन होती हैं, ठीक। तो जब वैक्सीन डाली जाएंगी ये बॉडी के अंदर तो बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगी। तो बॉडी का काम तो यही है कि जब भी आप, अब देखो आपकी बॉडी में वैक्सीन किसी फॉर्म में जाए, चाहे वो ओरल फॉर्म में जाए, है ना, चाहे वो इंजेक्शन की फॉर्म में जाए, जैसे भी जाए, पर आपकी बॉडी उसके लिए तुरंत क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ को तैयार कर लेगी, ठीक है। तो ये था आपका वैक्सीनेशन वाला टॉपिक। अब कौन सा टॉपिक स्टार्ट, तो ये अब वैक्सीनेशन अपना यहाँ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे अपना, अब हम अपना स्टार्ट करेंगे लिम्फोइड ऑर्गन्स को, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे किसको, अपने लिम्फोइड ऑर्गन को। ये देखो ये अपना हो चुका है पूरा। अब एक बार अब जितना भी मैंने पढ़ाया अब आप लोग पढ़ लेना। तो देखो यहाँ एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया है। वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन ये सारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये पूरा ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके अब आप पढ़ोगे तो आपको पूरा अपना ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एलर्जी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है आपका, ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी में क्या चीज़, देखो ऑटो मतलब क्या हो गया, सेल्फ, और इम्यूनिटी मतलब कि जब हमारा इम्यून सिस्टम अपनी खुद की ही सेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और उसको वो दूसरी सेल समझ करके किल कर देता है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही इम्यूनिटी को ख़त्म कर दे, मतलब कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही सेल को ख़त्म कर दे, देन इट इज़ कॉल्ड द ऑटो इम्यूनिटी, है ना। मतलब कि हमारा इम्यून सिस्टम में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल, मतलब खुद की सेल और दूसरी सेल में क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम ये करने में कमज़ोर पड़ जाता है, हम नहीं पहचान, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम नहीं पहचान पाता और अपनी ही सेल को मतलब दूसरी सेल समझ के किल कर दे, दैट प्रोसेस इज़ नॉन एज द ऑटो इम्यूनिटी। क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो ये था आपका ऑटो इम्यूनिटी। अब आता है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, मतलब कि इम्यून सिस्टम इन द बॉडी का मतलब यहाँ पर क्या चीज़ से है कि अब हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम लोग लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में दो, देखो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है आपका, लिम्फोइड ऑर्गन आता है। तो व्हाट इज़ द लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड ऑर्गन क्या है आपकी बॉडी में, दो तरीके के हमारी बॉडी में लिम्फोइड ऑर्गन है। क्या है हमारी बॉडी में, दो तरीके के लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, दूसरे को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्या बोला मैंने, पहले को बोलते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, दूसरे को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बोलते हैं। क्या मतलब है इनका, प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर सेल्स बनते हैं, है ना, जो भी फॉर्मेशन हो रही है सेल्स की, मतलब जहाँ पर सेल्स बनते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। और देखो यहाँ पर सेल्स बने, है ना, बने एंड देन मैच्योर भी हुए, यहाँ पर सेल बने भी और मैच्योर भी हुए, दोनों काम हो गए। अब भाई बन भी गए, फॉर्मेशन भी हो गई, प्राइमरी में देखो, प्राइमरी में क्या हो गया, फॉर्मेशन भी होगी, मैचुरेशन भी हो गई, अब काम भी तो करेंगे। देन जब जाके फाइट करेंगे तब उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो प्राइमरी में क्या होता है, जहाँ पर सेल्स बनते हैं उनकी फॉर्मेशन हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन हो रही है, मैचुरेशन हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। और सेकेंडरी जहाँ पर साइट ऑफ फाइट बोलते हैं, सेकेंडरी को क्या बोलते हैं, साइट ऑफ फाइट बोलते हैं, जहाँ पर वो जा करके क्या करते हैं, फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं, जो भी ऑर्गन बने हैं मैच्योर में उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे सोल्जर सिपाही होते हैं, पहले भाई उनको तैयार किया जाएगा, जैसे एनडीए के द्वारा उनकी मतलब क्या किया गया, मतलब भर्ती की जाती है एक तरीके से, है ना, फिर उनको वहाँ पर पहले पूरी ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ दी जाती है।
जब पूरी ट्रेनिंग वगैरह उनको दे दी गई, अब उनको बॉर्डर पे भेजा जाता है फाइट करने के लिए। यही तो होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है ज्वाइनिंग करवाते ही सीधा भेज दिया जाता है, नहीं, पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है सब कुछ, देन उनको भेजा जाता है। तो जब उनको ट्रेनिंग दी जा रही है देन इट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, जब वो जाके फाइट कर रहे हैं देन इट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो ये चीज़ याद रखना, प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो प्राइमरी को क्या बोलते हैं? साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट, ठीक है। तो प्राइमरी को क्या बोलते हैं? अगर हम प्राइमरी की बात करें पहले, तो प्राइमरी को क्या बोलेंगे? यहाँ पर क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मेशन हो रही है। फॉर्मेशन कैसे? बी सेल और टी सेल बनते हैं, दोनों कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। मैचुरेशन में बी सेल की मैचुरेशन कहाँ होती है? बोन मैरो में। मतलब बी सेल बनती भी बोन मैरो में, मैच्योर भी बोन मैरो में होती है। टी सेल किस में बनी? बोन मैरो में बनी, पर मैच्योर किस में होती है? जा करके थाइमस के अंदर होती है। क्लियर है ना? तो देखो अब हम यहाँ पर जो लिम्फोइड ऑर्गन, मैं आपको प्राइमरी सेकेंडरी बोल रही हूँ इतनी देर से, तो प्राइमरी में कितने लिम्फोइड ऑर्गन आते हैं आपके? 2 आते हैं, देखो लिखा हुआ भी है। प्राइमरी में कितने लिम्फोइड आते हैं आपके? बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो क्या है? जिसमें बी सेल और टी सेल बनती हैं, और बी सेल इसी में मैच्योर होती है। टी सेल जिस बनती बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर किस में होती है? थाइमस में जा करके होती है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। तो अब आगे देखो, ये है अपना टॉपिक है जो, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, बी सेल और टी सेल का, ठीक। तो देखो अब मैंने यहाँ पर बात करी है ना, किसकी बात करी है? बी सेल्स और टी सेल। तो बी सेल और टी सेल दोनों समझ में आ गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी हो गया। थाइमस क्या होती है? देखो बोन मैरो के बारे में तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि ये होता है। थाइमस के बारे में भी थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। तो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, बोन मैरो के बारे में भी, ठीक है। तो सबसे पहले आती है आपकी क्या? बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो, अगर आपसे पूछा जाए बच्चे कि बोन मैरो प्रेजेंट कहाँ पर होती है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो बोन मैरो प्रेजेंट कहाँ पर होती है? हमारी जो लॉन्ग बोन्स है ना, हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके बीच में। कभी आपको यही नहीं पता कि बोन मैरो कहाँ है। हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन के बीच में, है ना, उनके लॉन्ग बोन के बीच में क्या प्रेजेंट होती है? जैसे मानो ये आपकी लॉन्ग बोन है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? आपका बोन मैरो। और बोन मैरो कैसा होता है? एक बोन मैरो होता है रेड बोन मैरो, एक होता है आपका येलो बोन मैरो, है ना। तो रेड बोन मैरो को क्या? रेड बोन मैरो जहाँ से ब्लड की फॉर्मेशन हो रही होती है। दूसरा क्या है? येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो में क्या होता है? फैट की स्टोरेज हो रही होती है, यहाँ पर फैट स्टोरेज होता है। लेकिन जब कभी ज़रूरत पड़ती है, मानो ब्लड की फॉर्मेशन में कमी आ रही होती है, तो येलो भी किस में हेल्प कर रही होती है? ब्लड की फॉर्मेशन में हेल्प करने लग जाती है। तो पहली बात, बोन मैरो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? लॉन्ग बोन के बीच में होती है। 2 तरीके की होती है, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो का काम क्या है? खून बनाना। येलो बोन मैरो का काम क्या है? फैट को स्टोर करना। लेकिन कभी जब नीड होती है सेल्स को, तो येलो भी ब्लड बनाने में हेल्प करने लग जाती है। और बाकी होता क्या है वो भी मैंने बता ही दिया। फिर आती है आपकी थाइमस, है ना। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन 2 ही हैं, बोन मैरो और थाइमस, ठीक है। फिर क्या आता है आपका? थाइमस। थाइमस क्या होता है? थाइमस कहाँ होती है? यह आपका हार्ट है, बिल्कुल इसके पास यहाँ पर होती है, ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। और जब हमारी अभी जैसे जब आप लोगों में पुबर्टी स्टार्ट हुई थी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अराइज हुए थे, है ना, तब इस थाइमस का इसमें क्वेश्चन आता है कि थाइमस अपने मैक्सिमम साइज में कब होती है? तो जब आप पुबर्टी में थे, है ना, अभी जब शुरुआत में अभी आप में पुबर्टी आई, अभी आपके अंदर थाइमस का जो साइज़ है वो क्या है बच्चे? बहुत बड़ा है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती हुई जाती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती हुई जाएगी, ये जो थाइमस है इसका जो साइज़ है वो रिड्यूस होता हुआ चला जाएगा। मतलब एज के साथ थाइमस का जो साइज़ है वो कम होता हुआ चला जाएगा। तो अब आप बताओ, इसका साइज़ कम होता हुआ चला जाएगा, दैट मीन्स उस पर्सन की इम्यूनिटी क्या होती हुई चली जाएगी? कम होती हुई चली जाएगी। इम्यूनिटी क्या होती हुई चली जाएगी? कम होती हुई चली जाएगी, है ना। यही तो चीज़ होगी। तो इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पर कम हो जाएगी। यही कारण है कि जो ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, ओल्ड एज के जो पीपल्स होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके थाइमस का जो साइज़ है वो तो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया ना। थाइमस का साइज़ क्या हो गया? उनका रिड्यूस हो गया है।
कम हो गया है, तो उनकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, वीक होती हुई चली जाती है। ठीक है, अब आपके और मेरे कंपैरिजन में आपकी इम्यूनिटी मुझसे ज़्यादा बेटर मिलेगी, क्योंकि आप में भी थाइमस का साइज़ ठीक है, मेरे अंदर थाइमस का साइज़ रिड्यूस हो चुका है ना। और दादाजी वगैरह जो होते हैं उनके अंदर और भी कम हो जाता है, अकॉर्डिंग टू एज ये कम होता हुआ चला जाता है। तो ये थे आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। फिर आते हैं आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी जहाँ पर वो जा करके फाइट करते हैं, तो सेकेंडरी में क्या आता है, सबसे पहले स्प्लीन आता है। क्या आता है, स्प्लीन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब कब्रिस्तान। मतलब आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी हो चाहे प्लेटलेट हो, सब आकर के मरती कहाँ पर है, स्प्लीन के अंदर ही मरती हैं। ये वो स्ट्रक्चर है। आपका क्वेश्चन होना चाहिए मैडम ये कहाँ है, आपका जो स्टमक होता है ना, जस्ट उसके पीछे प्रेजेंट होती है। स्प्लीन की पोजीशन भी तो पता होनी चाहिए, होती कहाँ है, जस्ट। ठीक है, तो स्प्लीन कहाँ पर होती है, बिल्कुल स्टमक के जस्ट पीछे होती है। तो ये भी क्या एक तरीके का सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। अब देखो, प्राइमरी में बोन मैरो और थाइमस थे, सेकेंडरी में स्प्लीन की पोजीशन बता दी, इसमें होता क्या है वो बता दिया। दूसरा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है, आपके टॉन्सिल, गले में हो जाते हैं ना टॉन्सिल, है ना। मतलब आपका जो फेरेक्स एरिया होता है उनमें रिंग जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है, और उन रिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नीट का क्वेश्चन, उन रिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्डेयर्स रिंग्स बोलते हैं, जो टॉन्सिल की होती हैं। ठीक है, वो जो किसकी होती है, टॉन्सिल्स की होती है, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्डेयर्स रिंग्स बोलते हैं। ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्डेयर्स रिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, ठीक है, तो मैंने क्या बताया, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या बताया आपको, एक तो स्प्लीन बता दिया, दूसरा मैं टॉन्सिल बता रही। टॉन्सिल कैसी होती है, रिंग जैसी होती हैं। ठीक है, तो फेरेक्स में रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग टॉन्सिल। और ये कौन सी टॉन्सिल होती है, उनका नाम भी याद रखना बच्चे, वोल्डेयर्स रिंग। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता तो कहीं आप गायब हो जाओ। ठीक है, ये हो गया। तो ये भी क्या आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, मतलब सेकेंडरी का मतलब क्या है, जहाँ पर आपकी जो प्राइमरी ऑर्गन में बनी है वो सब यहाँ पर आकर फाइट कर रही हैं। आप लोग एक बात बताओ बच्चे, जैसे मैंने आपको आरबीसी बताया, डब्ल्यूबीसी बताया, सब बताया ना, सब आकर कहाँ मर रही है, स्प्लीन में, मतलब काम तो हो रहा है, फाइट तो यहीं हो रही है। इसी तरीके से टॉन्सिल आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तीसरा कौन सा होता है बच्चे आपका, है तीसरा कौन सा होता है आपका, लिम्फ नोड्स होते हैं। देखो ये दिखा रहा कि ये देखो लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं ये। ठीक है, मतलब कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन एक्चुअल में यही वो साइट है जहाँ पर रियल में क्या चल रही है इस वक्त, मतलब लड़ाइयाँ चल रही होती है। मतलब कि आपका टिश्यू वगैरह में से एंटीजन को ट्रैप किया जा रहा है, मतलब एंटीबॉडी आते हैं, एंटीजन को पकड़ करके यहीं पर फाइट कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, आपके लिम्फ नोड्स होते हैं। ये क्या है बच्चे, आपके लिम्फ नोड है। ठीक है, तो देखो जरा लिम्फ नोड में क्या काम हो रहा है, देखो सबका अपना अपना काम है, मैंने सबका अपना अलग अलग बता दिया। लिम्फ नोड में क्या होता है, एक्चुअल में इंकाउंटर यहीं होता है, इंकाउंटर इन द सेंस लड़ाइयाँ यहीं होती है। देखो मान लो कोई एंटीजन आपके टिश्यू में आ गया है, देखो एंटीजन अभी ब्लड में नहीं है, टिश्यू में आ गया है, तो वहाँ पर भी तो मारने का काम कोई कर रहा होगा। तो लिम्फ नोड में एंटीबॉडी फटाफट आती हैं और इन एंटीजन को आकर के फटाफट यहाँ पर मार देती हैं। ठीक है, जब टिश्यू में होती है तो वो लिम्फ नोड्स में हो रही होती है। फिर कहोगे मैडम ब्लड में कहाँ होती है, अभी तो बताया स्प्लीन के अंदर होती है। ठीक है, तो ब्लड में जब एंटीजन को ट्रैप किया जाता है तो देखो फाइट हो रही है ना, यहाँ पर एंटीबॉडी वहीं तो आके, जैसे हम लोगों ने अब तक पढ़ा कि एंटीजन कोई भी बॉडी के अंदर आता है तो एंटीबॉडी आती है और उसको किल कर देती है। तो वो एंटीजन अटैक कहाँ कहाँ कर रहे होते हैं, या तो बॉडी में क्या चीज़ है, बॉडी में क्या चीज़ है बच्चे, या तो आपकी बॉडी में क्या है, टिश्यू है, या आपकी बॉडी में क्या है, ब्लड है। ठीक है, तो टिश्यू तो कहाँ पर आएंगे, आपके लिम्फ नोड के अंदर आएंगे। ठीक है, और ब्लड में कहाँ पर है, आपका स्प्लीन के अंदर है। ठीक है बच्चे, तो सेकेंडरी में देखो मैंने क्या क्या बता दिया आपको, आप लोग खुद देखो। देखो अब मैंने सेकेंडरी में आपको क्या क्या बता दिए, मैंने आपको स्प्लीन के बारे में बता दिया, मैंने आपको टॉन्सिल के बारे में बता दिया, मैंने आपको लिम्फ नोड के बारे में बता दिया। लिम्फ नोड क्या है, जो कि अगर कोई एंटीजन टिश्यू में आकर के फंस गया है तो। ठीक है बच्चे, लिम्फ नोड में ही काफ़ी एग्जाम्पल है। लिम्फ नोड में देखो, लिम्फ नोड कहाँ कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, जैसे लिम्फ नोड हो गया, लिम्फ नोड में एक तो हो गया आपका, लिम्फ नोड भी देखो कौन कौन से हैं, तो एक तो मैंने ये दिखाई दिया, तो ये कहाँ कहाँ होते हैं, ये लिम्फ नोड है, तो वो होते हैं देखो पियर पैचेस भी होते हैं, देखो यहाँ लिखा होगा, एक देखते हैं, अभी दिखा देंगे वो लाइन भी, मैं बता देती हूँ वैसे आपको, इसमें तो कहाँ पर है, तो देखो पियर पैचेस है ना, पियर पैचेस होते हैं जो,
ये याद रखना। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नाम याद रखना। लिम्फ नोड कौन कौन से हैं, पियर पेचिस है जो, ठीक है। क्या बोला मैंने अभी आपको, लिम्फ नोड में पियर पेचिस हो गए, पियर पेचिस ऑफ, है ना, और इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, इन एरिया में, ये टिश्यू वाले एरिया में काउंट होते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो अब देखो आगे, अब हम इसमें देख लेते हैं एनसीईआरटी में। तो देखो यही सब पढ़ाया है, बोन मैरो इज़ द मेन लिम्फोइड ऑर्गन, यही पढ़ाई मैंने। फिर मैंने थाइमस के बारे में बताया। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोथ द बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड द फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, बता दिया। स्प्लीन बता दिया, बीन जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्प्लीन के बारे में बताया हुआ है। फिर देखो ये रहा लिम्फ नोड, लिम्फ नोड सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द अदर एंटीजन, है ना, यही बताया हुआ है, ट्रैप कर लिया जाता है। यही सारी चीज़ अभी मैं आपको बता रही थी, ठीक है। तो लिम्फ नोड का एग्जाम्पल याद रखना बच्चे आप, लिम्फ नोड में आपके आते हैं पियर पेचिस आते हैं, ठीक है, और इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, और लिम्फ नोड में और अपेंडिक्स आते हैं। ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं, ठीक है। ठीक, ये हो गया। अब आपका आता है, लास्ट में आता है आपका क्या है, माल्ट। लास्ट में क्या आता है आपका, माल्ट। आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है एक बार नीट में, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म पहले आपको पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म क्या है इसकी, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, है ना, मतलब कि देर इज ए लिम्फोइड टिश्यू आल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट, मतलब ये वो टिश्यू है जो हमारी मेजर ट्रैक्ट्स के अंदर। अब ट्रैक्ट कौन कौन सी होती है, आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, आपकी यूरोनोजेनिटल ट्रैक्ट है, मतलब वो सारी ट्रैक्ट जहाँ जहाँ म्यूकस प्रेजेंट है। तो पूरी बॉडी में आप लगा लो, गले से स्टार्ट हो जाता है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फिर यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, है ना, सब में म्यूकस है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे लिम्फोइड टिश्यू का 50% पार्ट तो इस म्यूकस ने कवर करा हुआ है। तो वहाँ पर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, फाइटिंग का काम चल रहा है, ठीक है बच्चे, है ना। तो माल्ट है जो, ये हमारी बॉडी का कितना प्रतिशत पार्ट बना रहे हैं, 50%, मतलब पूरी बॉडी के म्यूकोजा के नीचे क्या चीज़ प्रेजेंट है, आपके लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है। और लिम्फ नोड में क्या आते हैं, आपके आर्मपिट, ग्रोइन एरिया। आर्मपिट क्या होता है, जैसे आपका अंडर आर्म्स हो गए। ग्रोइन एरिया क्या हो गया, प्राइवेट पार्ट्स की तरफ जो ये वी शेप स्ट्रक्चर बनता है ना, वी शेप, ये जो यहाँ पर ये जो वी शेप स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पर, यहाँ सब जगह ये लिम्फ नोड है, मतलब ये सब फाइट करने का काम चल रहा है यहाँ पर। तो आपकी बॉडी का, तो ये परसेंटेज याद रखना, ये देखो यहाँ दे रखी है ना परसेंटेज बच्चे, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इट कॉन्स्टिट्यूट द 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। म्यूकोजा मतलब यही पियर पेचे, मतलब 50% से ज़्यादा पार्ट है जो आपका म्यूकोजल एरिया ने घेरा हुआ है। तो सोचो आपकी बॉडी कितना फाइट कर रही है ना, पूरी बॉडी का 50% पार्ट तो म्यूकस ने लिया हुआ है, और बाकी के तो मैंने बता ही दिए, जैसे स्प्लीन वगैरह बता दिए, कितना फाइट कर रही है आपकी बॉडी। तो याद रखना, प्राइमरी और लिम्फोइड ऑर्गन क्या हो गए, समझ में आ गए। अब दो तरीके के, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में बोन मैरो और थाइमस, जहाँ पर वो मैच्योर हो रही है, मतलब सिपाही जहाँ तैयार होते हैं, जहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर जाकर वो फाइट करेंगे, कहीं पर भी जाकर के वो फाइट करें। तो पूरी बॉडी में इस तरीके से फाइटिंग चल रही होती है। ब्लड में अलग तरीके से फाइटिंग चल रही है, टिश्यू में अलग तरीके से आपकी बॉडी में फाइटिंग चल रही होती है, ठीक है बच्चे। तो अब हमने क्या किया है, सुनो अब जरा ध्यान से। अब हम लोगों ने बच्चे क्या है हमारा पीछे का, देखो पूरा मैंने आपको इम्यूनिटी कवर करवा दिया है। मैंने आपको इम्यूनिटी बताया, फिर मैंने आपको इन्नेट इम्यूनिटी पूरी बताई, उसके सारे बैरियर बताए, फिर मैंने आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बताई, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स बताया, है ना, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बताया, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी बताया, देन मैंने आपको ग्राफ्ट रिजेक्शन बताया, उसके बाद एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, एलर्जी, ऑटो इम्यूनिटी, लिम्फोइड ऑर्गन, सब कुछ कवर हो चुका है अब आपका। इसके बाद, इससे पहले मैंने आपका एड्स करवा दिया, कैंसर करवा दिया। अब बच्चे आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कवर है, अब सिर्फ डिसीज बची है ना। कल से मैं डिसीज स्टार्ट करूँगी, देन दिस चैप्टर इज़ ओवर। और बच्चे डेली की वीडियो डेली सुनो, नहीं सुनोगे आप लोग अपना लॉस कर रहे हो। देखो मैं तो हमेशा आप लोगों से एक ही बात कहती हूँ, अपना लॉस खुद कर रहे हो, किसी का नहीं कर रहे आप लोग, ठीक है बच्चे। तो बच्चे आज की वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं, कल से हम डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपना ये चैप्टर कवर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लेना, मुझे बता देना, ठीक है बच्चे। और प्लीज़ बच्चे रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देखो मैं बार बार आप लोगों से एक ही चीज़ को मैं बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ
कि पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे अपना ही लॉस करोगे। ठीक है, जितना मैंने आपको एक्सप्लेन करती हूँ वीडियो में, मैंने हमेशा बोला है मेरे बोलने के ऊपर आप लोग ज़्यादा कंसंट्रेट करा करो, क्योंकि वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही होती हूँ बच्चे। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दो। वीडियो का देखो कितना फ़ायदा होता है। मानो हम लोग लेक्चर आपको दिए तो कई बार होता है दिमाग से स्किप कर जाता है, लेकिन वीडियो तो दिमाग में रहेगी ना हमेशा, है ना। मतलब वो तो आप आराम से आपके पास अवेलेबल है, कोई बात नहीं पढ़ पाए तो कल पढ़ लोगे। उसको स्टॉप कर करके बीच में अच्छे से समझो कि मैम क्या बताना चाह रही है। एक बार में नहीं आ रहा, 2 बार में पूछो, देखो नहीं आ रहा तब भी फिर मुझसे कॉन्टेक्ट करो कि मैडम एक बार फिर से बता दो, मैं फिर बताऊंगी, पर पढ़ो तो सही बच्चे। ठीक है, ठीक है, तो बच्चे आज की वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं अब। ठीक है, थैंक यू बच्चे।